हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज की कहानी मेरे जवानी जल्द से स्टार्ट करते हैं आज की ऑसम सी सुबह पे एक ऑसम से टॉपिक के साथ। और हम सब भी तो ऑसम है, आप भी तो ऑसम हो। ओके, तो आज मस्त तरीके से आज डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 2 का करंट याद आता है, अल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट की हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, और आज जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल कंसेप्ट होते हैं जिन पे डिपेंडेंट सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं मैक्सिमम, फिर एक लास्ट लेक्चर इसका बचेगा जिस लेक्चर में हम सारी चीजें यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर कवर कर सकते हैं और जितने व्यू से रिलेटेड और भी बहुत सारे कंसेप्ट होंगे वो सारे हम वहाँ पे कवर अप कर लेंगे बॉस। तो आज की इस जर्नी में देखते हैं क्या क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मजा आने वाला है, जल्दी से मेरे साथ बने रहना, मस्त तरीके सारे नोट्स बनाना, अच्छे से देखना और 100% क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था और इजीली आप सॉल्व कर सकते हो अगर मेरे साथ आप मिलकर प्रैक्टिस इसको करने वाले हो आज की इस कहानी में। ओके, तो आपका साथ जैसे मैंने बोला, मैंने वादा किया आपका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा, आपके साथ पूरा दिया जाएगा आपके एग्जाम तक, टिल योर एग्जाम। ओके, हर तरीके से हम आपके साथ खड़े हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, उसमें हमने सारे देख लेते जो आपके प्योरली रेजिस्टिव सर्किट थे, इंडक्टिव सर्किट थे, कैपेसिटिव सर्किट थे, उनके सारे रिजल्ट हमें पता है ना। लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा आपने, उसके नोट्स बनाए, उसको सीखा, तब जाके ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि सारे रिजल्ट वहीं से मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो वहां पे हमने इंडिविजुअल सर्किट को देख लिया था। जब हम एसी सोर्स को किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर पे अप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या क्या रिजल्ट निकल के आए थे, वो सबसे ज्यादा बेसिक था, सबसे ज्यादा जरूरी था, इस चैप्टर की बैकबोन आप कह सकते हो। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने वहां पे सर्किट देखे थे, राइट। क्वेश्चन कोई भी नहीं किया था, क्वेश्चन हम आज करेंगे। देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट सर्किट, जल्दी से आओ, कम ऑन मेरे साथ। देखो सबसे पहले नाम बता देता हूं, वैसे तो पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था बट स्टार्ट करते हैं तो मस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो हमें इंडिविजुअल आर पढ़ा, एल पढ़ा और सी पढ़ा। ठीक है, इसको बोलते थे प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये बन जाता है आर एल या एल आर सर्किट। ठीक है, ये बन गया आपका एल आर सर्किट, राइट। और अगर मैं आर को सी के साथ मिला दूं तो ये बन जाएगा आरसी या सी आर सर्किट, है कि नहीं, ये बन जाएगा सी आर सर्किट। ठीक है, और अगर मैं एल और सी को आपस में मिला दूं तो मैंने आपको बताया था ये बन जाएगा एल सी सर्किट। और अगर मैं इन तीनों को मिला दूं, तीनों को, आर को, एल को, सी को, तो बन जाएगा आर एल सी सर्किट। और इसमें हम सीरीज पे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, आर एल सी सीरीज सर्किट। ठीक है, जिससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मैक्सिमम आने के चांस होते हैं, आते हैं यार, हर साल ही आता है लगभग। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैक्सिमम चांस है कि इस बार भी क्वेश्चन यहां से बनने वाला है। ठीक है, तो ये सारे हमने यहाँ पे डिस्कशन करना है, डिस्कशन। तो चलो सर, सबसे पहले पहला डिस्कशन कर लेते हैं सर। ओके सर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो, एक अगर आपको समझ में आ गया आरएल तो आरसी अपने आप हो जाएगा, एलसी अपने आप हो जाएगा, फिर इंडिविजुअल इसको देख लेंगे। और अगर आपको इससे पहले वाले लेक्चर के तीनों इंडिविजुअली कंसेप्ट पता है, आर में क्या प्रॉपर्टी थी, एल में क्या थी, सारे ग्राफ भी मैंने बनाए थे, वो सब कुछ पता है, सारा रिजल्ट पता है, तो भाई ये ना बहुत ही चुन्नू मुन्नू होने वाला है, अब ये बहुत ही आसान होने वाला है हमारे वास्ते, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल आर लिख लो या आर एल लिख दो। ठीक है, ये सर्किट हम यहां पे बना रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर कॉइल, यानी एक कॉइल भी हम इंडक्टर भी कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में, नॉट पैरेलल, सीरीज में। तो उसने बोला कि एक रेजिस्टेंस है हमारे साथ और इसके साथ हमने एक कॉइल भी कनेक्ट कर दी है और इसको एसी सोर्स से हमने कनेक्ट किया है, एसी सोर्स हमने सप्लाई कर दिया। ठीक है, पहले केवल रेजिस्टेंस होता था ना, या पहले केवल इंडक्टर कॉइल होती थी, अब रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर कॉइल भी है, दोनों सीरीज में तो ही है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, आर, ये क्या है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट होता है एल, और इसके अक्रॉस अगर मैं मानूं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो वी आर होगा। तो इसके अक्रॉस कितना होगा, लेट्स सी इसके नाम से वी एल होगा, जिससे हम समझ जाए पोटेंशियल ही ड्रॉप है भाई। इसके अक्रॉस हमने इसके नाम से वी एल लिख दिया, इसके नाम से हमने वी आर लिख दिया। ठीक है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस। तो ये जो वोल्टेज एसी सोर्स है, इसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है जो इसको सप्लाई करेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे, ये तो हमें पता ही है। और यहां से जो करंट जाएगी भाई लोग, यहां से जो करंट जाएगी वो भी एक इंस्टेंटेनियस करंट है, वो इसमें भी जाएगी, वो इसमें भी जाएगी। और याद करो, आपको दोनों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी याद होगी बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कि जब कोई करंट एसी सोर्स से रेजिस्टेंस में जाती है तो उसका वोल्टेज और वो करंट सेम फेज में होते हैं।
लेकिन जब ये करंट इंडक्टर कॉइल में एंटर करेगी तो उसका वोल्टेज 90 डिग्री फेज में आगे होता है, करंट 90 डिग्री पीछे होती है, लैग बिहाइंड होती है। याद आया कुछ? उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और उड़ा डालेंगे। आपसे पूछेगा नेट वोल्टेज बताओ, नेट रेजिस्टेंस बताओ, है ना, मैक्सिमम वोल्टेज बताओ, आरएमएस सॉरी मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम वोल्टेज पूछ सकते हैं, वो तो वैसे पता होता है, मैक्सिमम वोल्टेज नहीं, मैक्सिमम करंट बताओ, ठीक है, आरएमएस करंट बताओ, फेज इस सर्किट का फेज डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो एक चीज तो क्लियर रखो दिमाग में कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन है आरएल सर्किट का। तो क्या करेंगे, देखो बिल्कुल लाइन डायग्राम पे मैं फोकस करने वाला हूं। तो जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो मैंने यहां बनाया ये, ठीक है, ये बना लिया मैंने, ठीक है, ये बना लिया मैंने, है ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ऐसे समझ लो। तो एक्स एक्सिस पे अगर मैं देखूं ध्यान से, भाई करंट अगर इधर है तो हमें पता है जब रेजिस्टेंस में करंट जाती है तो रेजिस्टेंस अगर प्योरली रेजिस्टेंस होता है तो करंट और रेजिस्टेंस सेम फेज में होते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे। मतलब इसके अक्रॉस जो इसका वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस के वो इधर ही होगा, वी आर। अगर करंट मैंने इधर मानी है तो इधर ही होगा। लेकिन ये करंट और वीएल में जो रिलेशन होता था, याद करो, वीएल यानी करंट की, अगर मैं ये करंट इसमें इक्वेशन लिखूंगा मैं, तो ये आती थी आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आती थी माइनस। मतलब ये करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रही है इस वोल्टेज से, इससे। मतलब अगर आप ध्यान से देखें इसका जो वोल्टेज, अगर ये वोल्टेज मैं यहां पे अप्लाई कर दूं तो इससे पीछे चल रही है 90 डिग्री इस वीएल से। तो वीएल इससे 90, करंट अगर इधर है तो वीएल 90 डिग्री आगे होगा ऐसे, तो वीएल इधर होगा 90 डिग्री आगे। समझ गए बॉस? समझ गए कि नहीं? तो देखो हमें देखा कि यार जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है आर और एल का, उसमें से आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो एक्स एक्सिस पे, और जो एल के अक्रॉस वोल्टेज है उससे 90 डिग्री ऊपर वाई एक्सिस पे। तो मतलब इस पॉइंट पे दो वोल्टेज है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो याद करो दो वेक्टर है, एक इधर एक इधर, तो उनका रिजल्टेंट तो इधर ही होगा ना, इनका रिजल्टेंट हम वी मान लेते हैं, रिजल्टेंट वोल्टेज हम वी मान लेते हैं। समझ गए? रिजल्टेंट वोल्टेज। अब ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा ये इसका फेज एंगल होगा, दैट इज फाई। इस सर्किट के लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए एक समझ लो, बाकी आप आराम से डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज करके आ सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ेगी नहीं बॉस, ये समझ लो बस, ठीक है। तो आप देख सकते यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट यही होगा ना यार, क्या बात कर रहे हो यार। तो ये निकाल सकते हो, देखो जब दो के बीच 90 डिग्री का एंगल हो तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग वी को कैसे निकाला सकता है, वी इक्वल टू अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। और एक चीज बताऊं मैं आपको, यहां पे जो वोल्टेजेस आप यूज कर रहे हो ये तो नेट वोल्टेज है इसका, ठीक है, राइट, ये तो नेट वोल्टेज है इसका जो भी होगा। जैसे अगर मैं इनकी मैक्सिमम वैल्यू लूं, यहां पे आप मैक्सिमम वैल्यू भी ले सकते हो, देखो इसको आप ऐसे लिखो कि ये वी नेट वोल्टेज है, इसकी नेट मैक्सिमम वैल्यू ले ली मैंने, और रेजिस्टेंस वाले की मैक्स वैल्यू तो वही रहेगी, वी आर नॉट से आप डिनोट कर दो और ये वी एल नॉट से आप डिनोट कर दो, ठीक है, कर सकते हो। अभी इक्वेशन हटा रहे हो तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दी थी, ठीक है। तो भाई जब भी नेट वोल्टेज पूछे ना तो आप इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जब भी नेट वोल्टेज पूछे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की भी नो और इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज की भी नो, नेट वोल्टेज निकालना तो ऐसे निकाल सकते हैं सीरीज सर्किट का, ठीक है। अब हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है, क्या पता सर, वी आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, आई आर, ठीक है, और वी एल की जगह क्या लिख सकते हो, आई, ठीक है। अच्छा कौन सी करंट, अगर मैं पीक करंट की बात करूं, मैक्सिमम करंट की बात करूं, तो मैक्सिमम करंट ले लो आई नोट आर, क्योंकि ये अपने मैक्सिमम लिया है, ये भी मैक्सिमम आई नोट। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता था, इंडक्टर कॉइल का रेजिस्टेंस याद करो एक्सएल होता था, एक्सएल, और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो एक करके दिखा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे देखो आई नोट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो बाहर कितना आएगा, बाहर कितना आएगा, आई नोट बाहर आ जाएगी, अंदर बचेगा आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का, और ये बन गया आपका वी नोट। ये मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट, तो बनेगा मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय मैक्सिमम करंट, मतलब पीक वोल्टेज पीक करंट, तो आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और ये क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन करंट, ये तो भाई रेजिस्टेंस हो गया ना टोटल, भाई वी बाई आर, तो वी बाई आई तो रेजिस्टेंस होता है ना। और ये किसका कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस का और इंडक्टर का, तो नेट रेजिस्टेंस को ही जेड कहते हैं, इसको बोलते हैं इंपीडेंस, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। मतलब दिस जेड इज कॉल्ड एज नेट रेजिस्टेंस ऑफ आरएल सर्किट या एलआर सर्किट, जब ये कॉम्बिनेशन हो, यानी इसी को नाम दिया गया इंपीडेंस। इंपीडेंस भी इसी को नाम देते हैं, यूनिट सेम है ओम, क्योंकि है तो रेजिस्टेंस ही ना ओवरऑल यार। तो ये बन गया नेक्स्ट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर, बस खत्म हो गया, इससे ज्यादा कुछ करना पड़ना नहीं है आपको। ये दो पॉइंट याद रखने हैं, इनका यूज कैसे करना है क्वेश्चन बनाने के लिए वो मैं सिखाऊंगा, बस आप देखते रहे। पहले यही पे सिखा रहा हूँ, आरसी सर्किट एलसी सर्किट में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, लाइन डायग्राम बनाएंगे, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, डायरेक्ट सारे कंसेप्ट देखेंगे और क्वेश्चन को आराम से करके आ सकते हैं, ठीक है। कैसे देखो, आ जाओ,
तो एलआर सर्किट में सबसे पहली बात यू हैव टू रिमेंबर, अगर पूछे नेट वोल्टेज तो नेट वोल्टेज आपको निकालना आना चाहिए, V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर प्लस वी एल का स्क्वायर। दूसरा, अगर पूछे नेट रेजिस्टेंस तो आपको निकालना आना चाहिए रेजिस्टेंस का स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर, और एक्सएल तो आपको पता ही है, एक्सएल होता था ओमेगा एल, और ओमेगा नहीं दे रखा तो 2 पाई एफ लिख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपसे पूछ बैठे पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालो पूरी इस सर्किट में, तो भाई पीक वोल्टेज चाहिए और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, जेड, यहां से निकालेंगे। और अगर आपसे पूछ बैठे IRMS करंट निकालो, ठीक है, IRMS, तो पहले पीक वैल्यू यहां से निकाल लेना और बाई रूट 2 से डिवाइड कर देना। समझ गए कि नहीं बॉस? ओके बॉस, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डील कर सकते हो। IRMS भी पूछेगा तो निकाल सकते हैं। ओके बॉस, ओके, अब और क्या पूछ सकता है, ये सब वो बोल रहा हूं मैं जो पूछेगा आपसे, जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और क्या पूछ सकता है सर, आ जाओ, आओ जरा इत्थे आओ। और ये पूछेगा, अगर मैं ध्यान से देखूं ये टोटल वोल्टेज है आपका, और यहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और ये ट्रायंगल यूज करूं, तो इसका भाई आरएल सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर कॉइल सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो फेज डिफरेंस क्रिएट होगा वो भी तो निकाला जा सकता है। तो देखो यहाँ tan phi यूज कर लो इस ट्रायंगल में, tan phi होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये परपेंडिकुलर पे क्या है, VL, और बेस पे क्या है, VR, या VL नॉट VR नॉट भी लिख सकते हो, है ना, ये लिख सकते हो आप। तो यहां पे आपसे tan phi पूछ सकता है, यानी फेज एंगल कभी भी पूछे तो VL नॉट ओवर VR नॉट, और इसको आप क्या लिख सकते हो, V इक्वल टू IXL, और ये II कैंसिल, तो ये लिख सकते हैं XL अपॉन R। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ये, एक्सल अपॉन आर, यानी इसका रेजिस्टेंस ओवर इसका रेजिस्टेंस। तो यहां से फेज एंगल भी आ जाएगा, यहां से फेज एंगल भी आ जाएगा। तो ये सारे रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर। बस देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या होता है कि न्यूमेरिकल में इनका कैसे यूज करें। भाई जब क्वेश्चन आएगा हमें पता कैसे चलेगा ऐसे यूज करना है, वो सीखना जरूरी है। यस, वो सीखना बहुत ही जरूरी है। तो कैसे सीखेंगे, सब कुछ सिखाऊंगा, पहले इतनी पॉइंट क्लियर हो गए। यस, अब एक लास्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है, यहां पे लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी। देखो बहुत बार पूछा जाता है पावर फैक्टर। अगर आपसे पूछ बैठे कि RL सर्किट है, भाई पावर फैक्टर बताओ, ठीक है, पावर फैक्टर बताओ भाई। पावर फैक्टर अगर आपसे पूछ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, अभी के लिए बता रहा हूं, फिर और देखते हैं बाद में। पावर फैक्टर को हम लिख सकते हैं PF, एंड दिस इज इक्वल टू cos phi इक्वल टू R, उस सर्किट का रेजिस्टेंस लो और डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस लो। समझना, अगर वो RL सर्किट है तो कोई भी सर्किट हो उसका रेजिस्टेंस लो डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इंपेडेंस, R/Z। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर, जो ये डिसाइड करता है कि उस सर्किट में उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में पावर लॉस होगा या नहीं होगा, ज्यादा कम या क्या होगा, ये डिसाइड करता है पावर फैक्टर नाम का ये प्राणी, है कि नहीं। ये याद रखना भाई, इतनी चीजें याद रखना, जहां जहां पे मैंने स्टार लगा दिए हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है ना। अब पूछेगा कैसे, चलो पहले आप आगे बढ़ लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी के थ्रू आपको पता चल जाएगा कैसे यूज करना है। एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं मस्त तरीके से, फिर RC सर्किट देखेंगे, फिर L से देखेंगे, फिर RL से देखेंगे, और बहुत आसान होने वाली है जर्नी, क्योंकि आपको पता है मैं यही करने वाला हूं, सब कुछ इसी तरीके से करने वाला हूं। बस आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक करके आ सकते हैं। ओके, तो ये सो हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन। एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लिया, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो क्या क्या उसमें पूछा जा सकता है वो आपको पता चल जाएगा, आपको कैलकुलेशन करनी भी आ जाएगी मस्त तरीके से। तो सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलाज हम कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बॉस कम ऑन, जल्दी से देख लेंगे। तो देखो कभी कभी होता है कि वो लैंग्वेज दे देगा आपको और उसको आपको पढ़ने के बाद डायग्राम बनाना होता है। कभी कभी वो डायग्राम दे देता है तो बहुत अच्छा होता है जब डायग्राम गिवन होता है। डायग्राम नहीं गिवन है तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसको बढ़िया तरीके से कंसंट्रेशन के साथ और डायग्राम बनाने की कोशिश करो। एक बार आपका डायग्राम बन गया, आपने पिक्चर बना दी ना उसकी, तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को हैंडल करना, उसको सॉल्व करना, राइट। तो देखो भाई ये है आपके पास। अच्छा, इस सर्किट में देखिए एक चीज तो आप बता ही सकते हो कि भाई रेजिस्टेंस है और इंडक्टर कॉइल है और दोनों सीरीज में है, ठीक है। अब देखो रीड करना कैसे सीखना है आपने। ये तो भाई एसी का सिंबल हो गया, तो अगर ये एसी का सिंबल हो गया तो यहाँ लिखा है 220 वोल्ट। बहुत ध्यान से समझो मैं क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 220 वोल्ट और ये लिखा है 50 हर्ट्ज। अगर ये हर्ट्ज में लिखा है तो ये एसी जो सोर्स है, ये जो एसी सोर्स है आपका, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और ये जो 220 वोल्ट इस पे लिखा है, ये कौन सी वैल्यू है, क्या ये V है, मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, या V नोट है, या VRMS है, ये कौन सी वोल्टेज है, ये समझने की बात आपको पड़ेगी, ये कौन सी वोल्टेज है। अगर जब केवल 220 वोल्ट, अगर ऐसे लिखा होता 220 साइन ऑफ ओमेगा टी कुछ ऐसे, तो ये V होता है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है। बट यहाँ केवल लिखा है 220 वोल्ट, साइन ओमेगा टी वाला टर्म इसमें है ही नहीं, तो ये V नहीं है।
क्या ये वी नोट है, मतलब इस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है? क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है? ये मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है, याद रखना इस बात को, याद रखना। मतलब अगर ऐसी सोर्स पे केवल वोल्टेज लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू में तो ये VRMS वैल्यू होती है, VRMS, नॉट द मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपने मैक्सिमम निकालनी है तो आपको पता है VRMS होता है V नॉट बाई √2, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। गॉट इट मैन, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 220 लिखा है इट मींस दैट इज द RMS वोल्टेज, राइट, RMS, कूल। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है F इन हर्ट्स, हर्ट्स में है ना, तो यहाँ से करंट जाएगी, इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें, आपने देखा सीरीज में। और रेजिस्टेंस के ऊपर लिखा है 50 ओम, मतलब ये इसका रेजिस्टेंस है। और इंडक्टर कॉइल के ऊपर लिखा है 0.5 हेनरी, और हेनरी तो सेल्फ इंडक्टेंस यूनिट होती है, तो ये L की वैल्यू है, ना कि एक्सेल, है ना कि एक्सेल। तो आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा फाइंड, पहला आपसे पूछेगा, क्या पूछ सकता है, जेड निकालो जी, नेट इंपीडेंस निकालो जी। दूसरा पूछेगा मैक्सिमम करंट निकालो जी। तीसरा पूछ सकता है आपसे RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालो जी। चौथा पूछ सकता है आपसे पावर फैक्टर निकालो जी। कुछ भी उसकी मर्जी है यार, उसकी मर्जी है ना, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। चलो देखिए, चेक करें, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा वो कुछ भी बना सकता है हमें, लेकिन हमने बनना नहीं है क्योंकि हम तो सीख के जा रहे हैं ना धुरंधर तरीके से। चलो देखते हैं। अब सपोज करो मैं लैंडिंग कर रहा हूं अपनी जेड पर, नेट इंपीडेंस चाहिए। मैंने देखा ये तो RL सर्किट है और जेड RL सर्किट में होता है जेड इज इक्वल टू √, में अब आसान है याद रखना कि R का स्क्वायर प्लस इसके रेजिस्टेंस होता है XL, उसका स्क्वायर कर दो तो जेड आ जाएगा। ओहो क्या बात कर रहे हो, यस यही बात कर रहा हूं। तो कैसे करेंगे सर, तो ऐसे करेंगे सर, ऐसे, कैसे, ऐसे, चलो देख लेंगे। तो अच्छा एक चीज देखो, इसको और इंटरेस्टिंग बनाऊं, और इंटरेस्टिंग, ये 0.5 हेनरी मत लो आप, थोड़ा इजी बना रहा हूं थोड़ा, जिससे आप समझ जाओ, फिर कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। 0.5 बाय पाई लिख लो उसको आप, पाई, है ना, मतलब L की जो वैल्यू दे रखी है 0.5 बाई पाई हेनरी दे रखी है, ऐसे समझो। तो देखो R तो हमें डायरेक्ट पता है 50 ओम है, अब हमें XL निकालना है। तो XL कैसे निकालूं, XL यहां पे देखते हैं। तो XL कैसे निकालेंगे, हमें पता है XL होता है ओमेगा L, ठीक है, ओमेगा हमें नहीं दे रखी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो हमें F तो दे रखा है, तो हम लिखेंगे 2 पाई F इंटू L, दिस इज योर XL। तो XL आ जाएगा 2 पाई इंटू F, फ्रीक्वेंसी है 50 इंटू L, L कितना है 0.5 बाई पाई, और ये पाई से पाई कैंसल, तो ये हो गया। देखो ये जीरो, ये पॉइंट को हटा देगी, एंड 5 इंटू 5 25, एंड दिस इज 2, दैट इज 50 ओम। ये भी आ गया आपका 50 ओम मेरे ख्याल से, है, मजा आ गया ये तो यार, या 50 ओम। एक्सेल भी 50 ओम आ गया, देखो इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, राइट। और इसके फॉर्मूले, इसके सारे कंसेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपको ऑसम तरीके से ग्राफ के साथ बताए थे, ठीक है। तो एक्सेल भी आ गया, देखो जेड आ जाएगा यहाँ से बहुत आसानी से। तो आर कितना है 50 का कर दो स्क्वायर, ये भी कितना 50 का कर दो स्क्वायर। तो यार दोनों 50 है, तो अंडर रूट में लिख सकते हो आप 2 इंटू 50 का स्क्वायर, तो 50 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2, तो ये बन गया आपका जेड। नेट रेजिस्टेंस इतना ओम है, यानी इंपीडेंस इतना ओम है इस सर्किट का। ला कर लो बात। अब अगर ये आ गया ना तो सब कुछ कर सकते हो आप, मेन तो जेड ही होता है यार, मेन तो जेड ही होता है, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। क्या सर, आई नोट कैसे निकालेंगे सर, पीक वोल्टेज अपॉन जेड, अभी तो बताया था। अगर मैक्सिमम करंट चाहिए तो मैक्सिमम वोल्टेज लेना पड़ेगा ना, और टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा ना, यस। और टोटल रेजिस्टेंस तो आपका आ चुका है। हाँ सर ना हमें वोल्टेज नहीं दे रखा पीक, हमें तो ये 220 और आपने अभी बताया तो VRMS वोल्टेज होता है, तो यहां से निकाल लो। देखो VRMS, तो V नोट निकालना है ना, और बाई √2, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 220, तो V नोट आ गया 220 √2, इतना वोल्ट है, इतना वोल्ट आ गया। अब देखो, अब आ जाओ इधर, यहां से निकालो आई नोट, तो आई नोट कितना आएगा सर 200 220 √2 बाई जेड, और जेड की वैल्यू कितनी है 50, और 50 √2, और ये कैंसिल, इससे कैंसिल, तो आई नोट आ गया 22/5। इसको अपने आप सॉल्व करना, 22 को 5 से डिवाइड करना, पॉइंट में जो भी आएगा समथिंग वो आप सॉल्व कर लेंगे। आई नोट आ गया, बहुत ईजी है कि नहीं, बहुत इजी है। अगर IRMS चाहिए तो ये जो आई नोट आया है भाई फॉर्मूला होता है बाई √2, तो यहाँ पुट कर देना, आपका IRMS आ जाएगा। यार कैसी बातें कर रहे हो यार। और अगर आपको पावर फैक्टर चाहिए भाई, अगर आपको चाहिए पावर फैक्टर, अभी बताया मैंने, या तो cos φ यूज करो। ये जो cos φ है ना, ये φ पता होना चाहिए, दिस इज फेज एंगल, दिस इज फेज डिफरेंस जिसको आप कहते हैं, है ना। अगर ये φ नहीं पता तो आप यूज करते हैं पावर फैक्टर निकालने के लिए R/Z।
आप यूज करते हैं R/Z, और इस सर्किट का R है 50 और Z कितना, ये रहा 50/√2, ये कैंसिल तो 1/√2, ये है आपका पावर फैक्टर। ये है आपका पावर फैक्टर। मजा आ गया, मचा डाला और मस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर डाला। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता फाई बताओ फेज डिफरेंस कितना है सर्किट में, फेज डिफरेंस बताओ, तो दिख रहा है आपको, अगर ये पावर फैक्टर 1/√2 आ रहा है, यहां पे कर दूं, देखो अगर पावर फैक्टर आपका 1/√2 आ रहा है तो पावर फैक्टर होता है cos 5b, और ये 1/√2, और cos में √2 किसकी वैल्यू होती है, cos 45, तो फाई आ जाएगा 45 डिग्री या π/4 रेडियन। दिस इज द फेज डिफरेंस, है ना। तो इसके वोल्टेज में और उसके वोल्टेज में जो नेट वोल्टेज होगा उसके साथ जो फेज डिफरेंस बन रहा है, दिस इज π/4। तो यार देखो कुछ भी पूछे, मैंने सब कुछ आपको बता दिया इसके थ्रू, और आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे वो उसी तरीके से आपने हैंडल करने हैं। तो आपने ज्यादा पंगा वंगा लेना है नहीं बेसिकली, तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो बेसिकली, है कि नहीं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं, फिर उसका एक क्वेश्चन करते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर आरएनसी सर्किट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उसके, हम इनके भी करेंगे, बाद में करेंगे, पहले सारे कंसेप्ट कवर कर लेता हूं, फिर पावर का कॉन्सेप्ट इसमें करूंगा, वोल्टलेस करंट इसी में करूंगा, बढ़िया बढ़िया जितने भी कंसेप्ट है सब यहीं पे मिलने वाले हैं। बस बने रहो, नाश्ता पानी पी के खा के मस्त तरीके से पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरे साथ बढ़े रहो, और इस जर्नी में आपको एक ऑसम नजारे में दिखाने वाला हूं, बढ़िया बढ़िया एडवेंचरस एंड मजा आने वाला है, हर कंसेप्ट को हम फील करने वाले हैं। या तो ये इस वक्त बात करते हैं आरसी सर्किट की। देखो भाई हमने आर के साथ अब सी लगाना है, एल हटा दिया था हमने, ठीक है, एल हटाएंगे सी लगा देंगे, फिर वैसे ही करेंगे मस्त तरीके से। अब उतनी बातों करने की जरूरत नहीं है, सर्किट देखेंगे मस्त तरीके से, और किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे वो पता ही है, प्रोसेस पता ही है, जहां एक्सल था वहां एक्स ही आएगा, बस बस बस, है ना, ऐसा समझो आप। तो मतलब कैसे सर, हम बात कर रहे हैं सी आर सर्किट या आर सी सर्किट की, ठीक है सर, क्या क्या पूछेगा, जो अभी बताया था वही पूछेगा, है। तो सबसे पहले नेट वोल्टेज निकाल लेना, जेड निकाल लेना, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना करंट की, आरएमएस वैल्यू निकाल लेना, फाइव निकाल सकते हो, पावर फैक्टर निकाल सकते हो, और क्या बच्चे की जान दोगे क्या। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं टू फाइंड ऑल दीज थिंग्स, है ना। सब कुछ यहीं पे देख लो यार, क्या बात कर रहे हो, इस बारे यही आते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आर से सर्किट है तो यहाँ पे आर लगा लो, ठीक है, फिर यहाँ पे कैपेसिटर लगा लो, चलो भाई एसी से कनेक्ट कर दो, बढ़िया भाई। अब सारी प्रॉपर्टी तो हमें पता ही है, हाँ भाई पता तो है, बढ़िया पता है। ये रेजिस्टेंस आर है, बिल्कुल है सर, ये इसकी कैपेसिटेंस सी है, बिल्कुल सर। इसके अक्रॉस वोल्टेज को भी आर मान ले, अरे मान लो यार। यहाँ पे कैपेसिटर का वोल्टेज सर वीसी मान ले, बिल्कुल मान लो यार। और यहाँ पे वोल्टेज कितना देते हैं सर, वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी देते हैं। यहाँ से करंट जाएगी, करंट इसमें जाएगी, फिर करंट इसमें भी जाएगी, तो वो करंट इसमें भी जा रही है, वो करंट इसमें भी जा रही है, और वो चलती रहेगी, और वो चलती ही रहेगी, और वो तो चलती ही रहेगी, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे सर, देखो अब माथा बच्चे टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, बस यहाँ देखो और जैसा अभी सीखा है उसको अप्लाई करते जाओ, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सा रास्ता पता है। चलो कैसे, एक चीज जरूर बताना चाहूंगा भाई, हमेशा याद रखना कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब इसमें करंट जाती है तो करंट और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम फेज में है, मतलब इसकी करंट इधर है तो इसका वोल्टेज भी इधर है, ठीक है। लेकिन इसमें जब करंट जा रही है कैपेसिटर में, तो अगर इसकी करंट इधर है तो इसका वोल्टेज इस बार पीछे चलता है, करंट आगे चलती है, तो इसका वोल्टेज इधर होगा VC, यानी करंट अब π/2 आगे होती है। याद करो कैपेसिटर के केस में करंट की इक्वेशन होती थी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होती थी, प्लस का साइन है। तो देखो VR है एक्स एक्सिस पे और VC जो है नेगेटिव Y एक्सिस पे है। तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊंगा, इधर आएगा आपका VR, ये Y एक्सिस है, और इधर जाएगा आपका VC, तो उसका नेट वोल्टेज में यहाँ पे बनाऊंगा V, और इसके साथ फेज एंगल बना लूंगा फाई। तो हमारा क्या जा रहा है, यहाँ से आप कुछ भी निकाल लो, ये वोल्टेज निकाल लो। तो सबसे पहला ये रहा, ये इस तरीके से याद रखना, बस रख लोगे। देखो इधर VR और नीचे के जा रहा है आपका VC, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल, और ये नेट रिजल्टेंट वोल्टेज है ये V, और ये है फेज एंगल आपका अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, RC सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे V नेट वोल्टेज। तो हमें पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस VC हो गया। बस अब मैं यही करूंगा बस, ठीक है, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ VR VC इन सब की वैल्यू पुट करके यहाँ पे क्या बन जाएगा, Z आ जाएगा, और Z में क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस तो है ही। अब की बार C का रेजिस्टेंस XC होता है, और XC की वैल्यू आपको पता ही है 1/ωc होती है। अगर ओमेगा नहीं दे रखा है तो 2πfC इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये यहाँ से निकाल लेना। कैपेसिटेंस यार, रिएक्टिव कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है उसको रिएक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है।
तो तीसरा क्या निकालेंगे सर, पीक करंट, तो ये तो पीक वोल्टेज पे डिपेंड करती है, टोटल जेड। फिर क्या निकालेंगे सर, IRMS करंट, ये तो भाई I नॉट बाई रूट 2 से निकाल सकते हो। फिर क्या निकालेंगे सर, पावर फैक्टर या फेज एंगल, ठीक है, फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे सर, tan phi, याद करो वहां पे हमने एक्सल अपॉन आर किया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस पे क्या है VR, ये क्या है VC, तो इसको लिख सकते हो आप VC बाई VR, या इसी को लिख सकते हो XC बाई R। XC नहीं दे रखा तो 1 बाई होता है ना ओमेगा C, तो ओमेगा CR ऐसे लिख लो भाई, इस पे क्वेश्चन आने के चांस है इस फॉर्मूले पे, ठीक है, याद रखना। अच्छा सर पावर फैक्टर पूछे सर अगर, तो अभी तो बताया मैंने cos phi होता है, यहाँ से phi आ जाएगा, यहाँ पुट कर देना, या R बाई Z होता है, और Z इसका ये है, सारी चीज आपके सामने, तो कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो देखो बिल्कुल सीधा सा फंडा नहीं हो गया, बहुत इजी नहीं हो गया समझना चीजों को। एक एक क्वेश्चन पहले कराऊंगा, टेंशन मत लो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो जैसे कंसेप्ट सीख रहे हैं क्वेश्चन कर लेंगे, फिर धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे, और मजा आएगा, मजा आएगा और मजा आएगा, मजा आएगा बस, ठीक है। एक क्वेश्चन करें, देखो क्लियर है, अब इजी लगेगा आपको, टेंशन मत लो, अब इजी लगेगा, बस इस पे ध्यान दो क्या क्या पूछ रहा है और किस फॉर्मूले से कैसे यूज कर रहा है, और कैलकुलेशन पे बस ध्यान देना है ना, कैलकुलेशन में फंस सकते हो, तो कैलकुलेशन पे आपने थोड़ा सा प्यारा सा ध्यान देने का। तो चलते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जिससे कि आपको ये भी पता चलेगा कैसा क्वेश्चन आता है भाई, कैसे आपने हैंडल करना है, लैंग्वेज को कैसे समझना है, ये भी जरूरी है कि नहीं। तो ये सो हियर वी गो, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो जल्दी से, क्या पढ़ लो उसको, पहले पढ़ने से ही आपको पता चलेगा और इसको समझने का बहुत है। देखो बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं गया, लेकिन एडिशनली कुछ और भी पूछ सकता था तो हम सब निकालेंगे, बट इसमें कुछ ज्यादा पूछा नहीं गया वैसे देखा जाए तो। उसने बोला एन इलेक्ट्रिकल हीटर, या हीटर के बारे में तो आप सब जानते हो, सर्दियों में हीटर हीटर एंड हीटर, ओके। सो एन इलेक्ट्रिकल हीटर एंड ए कैपेसिटर आर ज्वाइंड इन सीरीज, ओह यस हीटर है भाई, हीटर का मतलब जब भी वो बोले हीटर है तो हम इसको एक डिवाइस मानेंगे हैविंग सम रेजिस्टेंस R, तो इसको एक रेजिस्टेंस मानेंगे हम बस। तो उसने बोला एक हीटर को एक कैपेसिटर के साथ, मतलब एक हीटर को, हीटर मतलब रेजिस्टेंस को एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया है, मतलब आपको समझ में आई बात, ये क्या है भाई, हीटर का मतलब उसका रेजिस्टेंस लेंगे, हीटर रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे, और कैपेसिटर C है, तो ये तो RC सर्किट है, ऐसे समझ रहा है कि यार ये कॉम्बिनेशन तो RC है, तो RC सर्किट वाले ही सारे कंसेप्ट यूज होंगे, ठीक है। तो जो उसने बोला कि ज्वाइन किया गया इन सीरीज 220 वोल्ट और 50 सप्लाई हर्ट्ज की सप्लाई दे दी, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई दे दी, तो अभी अभी जो डेटा लिया था वही तो है, ठीक है भाई, ओके भाई। तो उसने बोला द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हीटर इज 90 वोल्ट, या ये जो हीटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, यानी VR, इसके अक्रॉस कितना कितना, ये दे रखा है 90 वोल्ट, 90 वोल्ट, ठीक है जी, ठीक है जी। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी अबाउट, इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा भाई, इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस बता दो जी कितना होगा। ले तो बहुत आसान हो गया यार, बहुत आसान हो गया यार, तो भाई कैसे करेंगे भाई, तो यार देखो अगर आप ध्यान से देखें ना, वोल्टेज दे रखा है और वोल्टेज ही पूछ रहा है, तो भाई क्या करोगे आप, वोल्टेज दे रखा है और वोल्टेज ही पूछ रहा है तो क्या करोगे भाई, तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, क्योंकि रिजल्टेंट वोल्टेज ये रहा रिजल्टेंट वोल्टेज V, और V इक्वल टू क्या लिखोगे, VR स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, और रिजल्टेंट वोल्टेज कितना है 220, VR R के हीटर के अक्रॉस कितना 90, और VC निकाल लेंगे, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, 220 का स्क्वायर हो जाएगा 90 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस VC का स्क्वायर बचेगा, इसको इतने लेके आओ तो VC का स्क्वायर हो जाएगा 220 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो ना भाईजान, सॉल्व कर लो, है सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लगभग इसने बोला है 200 वोल्ट के आसपास आंसर आएगा इसका, चेक करें एक बार आप, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इतना आना चाहिए, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इतना आना चाहिए इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। कूल है, कूल है। मैंने बोला था आपको मैक्सिमम वैल्यू भी लिख सकते हो और RMS वैल्यू भी लिख सकते हो, उसको आप RMS वैल्यू भी लिख सकते हो, तो वही किया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतने में से 90 यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस 90 दे रखा है, ये आपका एक्चुअल वोल्टेज है, और इसके अक्रॉस आपने निकालना है, दैट इज 200 वोल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। AC है भाई, AC है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना ही डेटा गिवन होता, तो हमने इसी डेटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इसी कंसेप्ट का, क्योंकि भाई उस टाइप के क्वेश्चन आने के ना काफी चांस होते हैं और आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या है कहानी, कैसे करना है, तो बहुत पेशेंस के साथ देखना, क्योंकि इसका कंसेप्ट एक
प्रीवियस लेक्चर के साथ भी कनेक्ट आई है, इसका जो कंसेप्ट है यहाँ पे भी देख लिया हमने, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड है और चूंकि हमने आरसी सर्किट वहां नहीं पढ़ा था तो यहाँ पे पढ़ा है, तो अभी यहीं पे सॉल्व करेंगे ना। चलो कम ऑन, देखते हैं क्या है इसकी कहानी। ओके, तो ऐसे हियर वी गो, दिस इज वेरी ऑसम क्वेश्चन यार, क्या बात कर रहे हो यार, आप इसको पढ़ोगे, इसको देखोगे, इसकी शक्ल देख के आपको पता चल जाएगा यस सर बहुत ऑसम, और लेकिन बहुत शानदार है। डिक्टो आने के लिए, डिक्टो कंसेप्ट इसका रिपीट होने के लिए आपके एग्जाम में, नीट और जेईई मेंस में। लेट्स सी, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। उसने बोला मैंने एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ, एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ E इक्वल टू E नॉट साइन 100t, मतलब E की वैल्यू दे रखी है E नॉट साइन ऑफ 100t। यहां से क्या होगा, आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी ओमेगा, ये ओमेगा ही तो है भाई, साइन ओमेगा टी होता था ना, और ये E है इसका ईएमएफ और उसकी पीक वैल्यू है, यानी V नॉट है ये, अगर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। is connected across a circuit. The phase difference between the EMF E and the current in the circuit is observed to be π/4, मतलब I में, करंट में, ठीक है। ये ग्राफ है, बाद में बताऊंगा क्या है, ठीक है। उसने बोला ये EMF है जो आपने AC EMF अप्लाई किया, और जो करंट होती है आपकी करंट, इन दोनों में फेज डिफरेंस दे रखा है 5, दैट इज π/4। बट अभी हमें ये नहीं पता ना कौन सा सर्किट है, ये आरसी सर्किट है, आरएल सर्किट है, आरएलसी सर्किट है, वो तो हमने पढ़ा भी नहीं है, बट हमें ये नहीं पता है, क्वेश्चन में नहीं बताया गया। एज शोन इन द डायग्राम, डायग्राम बता दें कि इस डायग्राम में जो करंट दे रखी है, और जो देखो करंट और ईएमएफ का वोल्टेज का ही ग्राफ है, तो जो करंट का ग्राफ है वो ओरिजिन से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, डार्क वाली जो लाइन है ये ठीक है, और ये डॉटेड लाइन ये जो है ये ईएमएफ की है, ये ईएमएफ की है भाईजान, ये तो ईएमएफ की है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये वोल्टेज की ग्राफ है और ये करंट की ग्राफ है, ठीक है भाई, और इनके बीच में फेज डिफरेंस दे रखा है उसने, और हमें पता है ये आपका फेज होता है, ठीक है, फेज डिफरेंस दे रखा है आपको, राइट। ओके, आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। इफ द सर्किट कंसिस्ट पॉसिबली ओनली आरसी एंड एलसी इन सीरीज, या तो ये आरसी सर्किट है या ये एलसी सर्किट है, बट ये नहीं, उसने बोल दिया कि पॉसिबली या तो ये आरसी है या एलसी है, बट पता नहीं कौन सा है, वो आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है जी। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एलिमेंट्स, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एलिमेंट्स, मतलब आपने रेजिस्टेंस भी निकालना है, कैपेसिटेंस भी निकालना है, और उसका एल भी निकालना है ना, मतलब जो दो एलिमेंट है, अगर ये दोनों है, अगर ये आरसी सर्किट है तो आर भी बताओ, सी भी बताओ, अगर ये एलसी सर्किट है तो एल भी बताओ, सी भी बताओ, है ना, ये पूछ रहा है एक्चुअली। ऑप्शन बड़े इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो भाई कैसे पता चलेगा, देख लो भाई, देख लो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो इस ग्राफ से एक चीज बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही होगी आपको कि जो करंट का ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और जो वोल्टेज का ग्राफ है वो इससे आगे से स्टार्ट हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहां से मैंने बताया था आपको सेकंड लेक्चर में, यही सिखाया था कि ग्राफ को कैसे रीड करना है। तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ई वाला, तो ये नेगेटिव से है, और ये इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में π/4 फेज डिफरेंस के साथ स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब समझते हो, अगर करंट को आप लिख रहे हो ये वोल्टेज को ये लिख रहे हो, तो करंट यहां लीडिंग क्वांटिटी है, करंट को आपको लिखना पड़ेगा I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि करंट लीडिंग है, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, और जो E है वो उससे आगे है, यानी नेगेटिव से नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्लस π/4 लिखेंगे, क्योंकि E में और I में π/4 का फेज डिफरेंस है, तो करंट की इक्वेशन ये बनेगी। तो आप इस क्वेश्चन में बताएंगे कि करंट यहां जो है लीडिंग क्वांटिटी है, लीडिंग क्वांटिटी। और याद करो अभी मैंने बताया था आपको आरसी सर्किट है ये आरसी सर्किट है, क्योंकि आरसी सर्किट में कैपेसिटर में करंट लीडिंग क्वांटिटी होती है, एलसी सर्किट में इंडक्टर में करंट लैगिंग क्वांटिटी होती है, वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करती है, यहां पे करंट लीड करती है, तो ये आरसी सर्किट है। ये डायग्राम से पता चलेगा आपको, ठीक है, ये ग्राफ से पता चलेगा कि किसका ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे करंट लीडिंग है, तो इसलिए हम बता सकते हैं कि ये आरसी सर्किट है भाई, आरसी सर्किट में ही ऐसा होता है भाई, समझ गए ना, यस। तो अगर ये आरसी सर्किट है और हमें फेज डिफरेंस दे रखा है फाई, तो आर और सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, देखो आरसी सर्किट में फेज डिफरेंस tan फाई से निकालते थे, XC बाई आर से निकालते थे आप, तो हम लिखेंगे tan ऑफ फाई इक्वल टू XC बाई आर, तो tan ऑफ फाई कितना है π/4 इक्वल टू आ गया XC बाई आर, और tan π/4 का मतलब tan 45 दैट इज 1, तो XC बाई आर, तो हम यहां लिखेंगे XC इक्वल टू आर, तो ये तो दोनों सेम हो गए। हाँ भाई देखो tan 45 है यार, 1 हो जाएगा ना यार, और XC को कैसे लिखोगे 1/ωc, और इक्वल टू ये R बन गया जी, R, और ओमेगा कितना दे रखा है 100, तो देख लो यहाँ पे, देख लो आप, ओमेगा की वैल्यू 100 दे रखी है, बाकी कोई वैल्यू दे रखी है आपको, बाकी कुछ भी नहीं दे रखा है मेरे ख्याल से, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 बाई, देखो इसको भी नीचे लेके आ जाओ, ओमेगा सी आर इक्वल टू 1, यानी ओमेगा सी आर इक्वल टू 1, ओमेगा दे रखा है 100 इंटू सी इंटू आर इक्वल टू 1, यानी सी आर इक्वल टू 1/100। अब आपने कैसे एज्यूम कर लेना है,
ठीक है, तो कैसे अज्यूम कर लेना है, अगर आर की वैल्यू आप ले रहे हो, ठीक है, सी और आर, ऑप्शन चेक करो, आर इज इक्वल टू 1 किलो ओम, सी इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड, इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक ही वैल्यू है हमारे पास, सी आर इज इक्वल टू 1/100 आ गया। अब हम कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा अब आपको। अगर सी आर आपके पास आया 1/100 और आप मान लो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखा है आर ले लो 1 किलो ओम, तो देखते हैं सी कितना आएगा। तो 1 किलो का मतलब होता है 10⁻³ इक्वल टू 1/100, तो सी इंटू, ये भी नीचे लेके जाओ आप, ठीक है जी, नीचे, तो सी इक्वल टू ये ऊपर लेके जाएंगे, तो 1/100 पहले सी है तो 10⁻5 हो जाएगा, तो सी इक्वल टू 10⁻5 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 10 लिख दूं और 10 से डिवाइड कर दूं तो 10⁻6 हो जाएगा, तो ये माइक्रो होता है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 10 माइक्रो फैरड, क्योंकि कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 10 माइक्रो फैरड। बात समझ में आई? मतलब अगर रेजिस्टेंस आपने 1 किलो ओम लिया फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो कैपेसिटेंस 10 माइक्रो फैरड आनी चाहिए, और फर्स्ट ऑप्शन एकदम क्लियर नजर होता हुआ आ रहा है। मतलब अगर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, दूसरा डेटा यार सेटिस्फाई होगा ही नहीं। मतलब आपने पहले इसको सॉल्व किया, आपने जस्ट फेज एंगल वाला कांसेप्ट यूज किया, पहले आपने पहचाना कि करंट लीडिंग क्वांटिटी है कि लैगिंग है, और अगर यहां वोल्टेज लीडिंग होता तो ये आरसी ना होके आरएल सर्किट होता, जबकि उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था या तो आरसी है या एलसी है, तो आरसी ही होना था पक्का फिर तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखने का बॉस, इस टाइम के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत औसम तरीके से आप क्वेश्चन को करके आ सकते हैं, मस्त तरीके से। क्लियर हुआ फंडा क्या किया मैंने? ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, ये सब कुछ निकाला, सी आर की वैल्यू निकाली, फिर मैंने देखा सी आर भी निकालना है, सी भी निकालना है, दोनों अननोन है, एक ही इक्वेशन है, पंगा हो गया। तो हमने मान लिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है आर नहीं गिवन है, कोई एक मिसिंग, दोनों ही वैल्यू पूछी है नॉन, तो आर फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 किलो दे रखा है, 1 किलो में हमने वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू निकाली, वो 10 माइक्रोफैरड आई, ऑप्शन मैच कर गया, हमारा काम बन गया। अगर ये ऑप्शन मैच ना करता, हम दूसरा डेटा यूज कर लेते, वो भी नहीं मैच करता, तीसरा डेटा यूज कर लेते। कुछ क्वेश्चन समटाइम ऐसे करने पड़ते हैं, ऑसम प्रॉब्लम यू कैन से, ऑसम, राइट। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम लास्ट में तुम्हारा फेवरेट बेहतरीन आरएलसी सर्किट की बात करूंगा मैं, आरएलसी सीरीज सर्किट, जिसमें तीनों के तीनों एलिमेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल मेंस में भी नीट में भी यहीं से आते हैं। लास्ट ईयर की अगर बात किया जाए तो, अगर नीट की बात किया जाए तो वो तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, केवल प्योर इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट से वो तो डायरेक्ट ही आ गया था, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आया दो क्वेश्चन आए भाई, उसके बाद आरएलसी सर्किट से आया, जेईई मेन में आरएलसी सर्किट से आया, मैक्सिमम आरएलसी से आते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं जल्दी से, तो यही सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये कहानी, जो लास्ट का ये कंसेप्ट हमारे पास बचा हुआ है। इससे रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट हो, जैसे पावर वगैरह के कंसेप्ट है, फिर उनकी कोशिश करेंगे मतलब उसको भी कवर अप करने की, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वहां से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। तो 3-4 पॉइंट तो उसमें इतने बेहतरीन होते हैं ना, पावर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वालिटी फैक्टर वगैरह के क्वेश्चन, वाटरलेस करंट होती है हमारे पास, और ट्रांसफार्मर होता है, और ये आरएलसी होता है। मतलब इतना करके जाओगे ना, अगर आप देखो अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो सारी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे की कोई चीज समझ में ही नहीं आनी तो फिर क्या फायदा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपके पास, आरएलसी सीरीज सर्किट, पावर इंस्टेंटेनियस जो होती है, एसी पावर जो होती है, ठीक है, और आपकी जो वाटरलेस करंट होती है, ठीक है, वाटलेस करंट, ठीक है, वाटलेस करंट होती है आपके पास, और आपका क्वालिटी फैक्टर होता है, और आपका ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां से पूरे चांस होते हैं 99.9% की क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई। ठीक है, आएगा ही आएगा, मतलब पूरे चांस यहाँ पे आपको बनेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं आरएलसी सर्किट। बहुत आसान होगा, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी चीजों को देख लिया है। ठीक है, चलो तो क्या करना है सर, LCR, ठीक है, ऐसे लिख लो, LCR सर्किट। ओके, कूल है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपना L बनाया, फिर C बनाया, फिर आपका R बना दिया, लेट्स सी, और यहाँ पे हमने AC से इसको कनेक्ट कर दिया। तो जितनी भी पॉसिबल चीजें हैं सब देखेंगे हम, टेंशन नहीं लेने का। तो ये L है, इसका इंडक्टर, इसका कैपेसिटेंस और इसका रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस VL वोल्टेज, इसके अक्रॉस VC, और इसके अक्रॉस हमने मान लिया VR, और नेट वोल्टेज जो ऐसी आपने अप्लाई की V0 साइन ऑफ ओमेगा T। बढ़िया जी, बढ़िया, ओके जी। और यहां से जो करंट जाएगी ना बॉस, वो करंट जाएगी बॉस, और वो करंट ऐसे जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, क्योंकि तीनों सीरीज ही तो है, तीनों सीरीज ही तो है। और इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन भी तो आएगी, जिसको हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, और उस रेजोनेंस कंडीशन में भी तो क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली, आजकल तो ज्यादा ही आने लगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, पहले देखते हैं। अच्छा सर, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? देखो भाई, सबसे पहले नेट वोल्टेज पर फोकस किया करो, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट वोल्टेज, तो V है ना, दिस इज योर नेट वोल्टेज,
अच्छा सर उसको कैसे समझेंगे, देखो अगर आप ध्यान से देखें करंट जब एल में जाती है तो आपको पता है, देखो मैं यहां बना रहा हूं, ये बन गया एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर एल में करंट जा रही है तो आर की रिस्पेक्ट में, आर का इधर है अगर वोल्टेज, अगर करंट में इधर मान लूं तो वीएल ऊपर होता था, याद करो, ठीक है। मतलब वोल्टेज करंट से लीड करता था आगे 90 डिग्री एल में, और सी में वोल्टेज लैग करता था, नीचे आता था, देखो अभी भी जो सीखा था। तो ये 90 डिग्री लैग कर रहा है, π/2 और ये π/2। तो वीएल और वीसी अगर एलसी सर्किट बनाओगे तो देखो इनके वोल्टेज एक दूसरे के अपोजिट है ना। और 3 वोल्टेज आ गए इस केस में, एक वोल्टेज ये आ गया, एक वोल्टेज ये आ गया और एक वोल्टेज ये आ गया। तो इन तीनों का रिजल्टेंट चाहिए आप लोगों को, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो V इक्वल टू होगा अंडर रूट में इन दोनों का डिफरेंस VL, क्योंकि अपोजिट है ना, VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। पीक वैल्यूज ले सकते हो आप, इनकी पीक वैल्यूज या आरएमएस वैल्यूज भी ले सकते हो, जिसको हम वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने जब भी नेट की बात करें ये यूज करना है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें यानी इंपीडेंस, तो Z इक्वल टू, आसान है, आप देखो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो VL की जगह लिख दो XL क्योंकि उसका रेजिस्टेंस होता है, इसकी जगह लिख दो XC क्योंकि उसका रेजिस्टेंस होता है, और इसका स्क्वायर कर दो और यहाँ पे लिख दो रेजिस्टेंस, ये स्क्वायर हो गया, बस बात बन गई यार, बहुत आसान हो जाएगा आपको, बस ये डायग्राम को पता रखना है आपने। फिर अगर मैक्सिमम करंट पूछ बैठे सर, तो मैक्सिमम करंट कैसे निकालेंगे आप, तो मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए आपको और Z से डिवाइड कर देना। फिर आरएमएस करंट पूछे सर, बिल्कुल वैसे ही कर दो, I0/√2 कर देना, ठीक है। सर अगर फाई पूछे, हाँ ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको फाई। तो फाई निकालने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, tan phi इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस वेक्टर, देखो एक्स एक्सिस पे VR है, इन दोनों का डिफरेंस मान लें इधर आ गया VL माइनस VC, तो ये होगा इनका नेट वोल्टेज और ये होगा इसका फाई, ठीक है। और यहां से निकाल लेंगे आप tan phi, और ये होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर मतलब इनका डिफरेंस VL माइनस VC ओवर VR, या तो ऐसे लिखो, या tan of phi इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे आप VL को लिख सकते हैं IXL और इसको लिख सकते हैं IXC, और ये है IR, I तो देखो आपका कैंसिल है, I मतलब पीक करंट वगैरह भी ले सकते हो आप इनकी जगह, ठीक है। तो tan of phi इक्वल टू आ जाएगा XL माइनस XC बाय R। दिस इज योर फॉर्मूला इन RLC सीरीज सर्किट टू फाइंड द फेज डिफरेंस, क्योंकि तीनों एलिमेंट है XL माइनस XC ओवर R। XL नहीं दे रखा तो XL की जगह आपको पता है ओमेगा लिखना है, ये नहीं दे रखा है तो आपको पता है XC की जगह 1/ωc लिखना है और क्वेश्चन को फोड़ देना है, तो फाई भी आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप समझ जाएंगे। पावर फैक्टर पूछेगा तो आप सबको पता है पावर फैक्टर होता है cos phi या R/Z, उस सर्किट का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मतलब इंपीडेंस, वो ये रहा, यहाँ पुट कर देना, ठीक है। तो दिस इज हाउ एंड द वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस कांसेप्ट एज वेल। ये सब कुछ वही है यार, बस इसमें एक स्पेशल कंडीशन है जिसपे हम फोकस करेंगे, बस उस पे आपने ध्यान देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सर तीनों एलिमेंट है तो कैसे पता चलेगा ये सर्किट किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव। तो दोस्तों वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इफ एक्सएल की वैल्यू एक्सिस से ज्यादा है तो ये इंडक्टिव की तरह काम करेगा, क्योंकि डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ज्यादा वैल्यू लगता है, तो ये फिर इंडक्टिव की तरह काम करने स्टार्ट कर देता है। और अगर यहाँ पे आपने जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे एक्सिस इज ग्रेटर देन एक्सएल है, तब ये कैपेसिटिव की तरह काम करता है, कैपेसिटिव है ना, कैपेसिटिव की तरह काम करता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और अगर दोस्तों एक्सएल एक्सिस से ज्यादा है तो ये इंडक्टिव सर्किट की तरह काम कर रहा होगा, अगर एक्सिस ग्रेटर देन एक्सएल है तो कैपेसिटिव की तरह काम कर रहा होगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो गए तो भाई ये तो भाई है, ये तो भाई है, एक्सएल इक्वल टू एक्सिस होते ही ये सर्किट रेजोनेंस सर्किट बन जाता है, इसी को कहते हैं रेजोनेंस सर्किट, RLC सर्किट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा हो जाता है तो देखो XL माइनस XC इक्वल हो गए जीरो, ये जीरो यानी tan phi जीरो, यानी phi जीरो हो जाता है। यानी इस कंडीशन पे phi जीरो होना जब फेज डिफरेंस जीरो हो जाए, किस केस में, RLC सर्किट में, तो ये रेजोनेंस की कंडीशन को बताएगा। याद रखना किसी भी क्वेश्चन में अगर ये कंडीशन आ गई RLC वाले सर्किट में और XL इक्वल टू XC हो रहा है और वहां पे phi जीरो या phi उसने बोला फेज डिफरेंस जीरो है RLC सर्किट में, तो समझ जाना वो रेजोनेंस कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये हमने सब कुछ देख लिया, रिजल्ट देख लिया, फॉर्मूले देख लिए, सब कुछ देख लिया। अब हम इस पे फोकस करने वाले हैं,
हम इस पे फोकस करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र तरीके से। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सब कुछ बताने वाला हूं बहुत ध्यान से। ओके कूल, समझ गए, राइट। तो बता सकते हैं आप देखो बहुत बढ़िया तरीके से आप सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मस्त तरीके से। बस इसको आप ध्यान से देख लो, रेजोनेंस कंडीशन में ध्यान दे देना। अरे यार हर टाइप के क्वेश्चन हम करके आएंगे, अभी कराऊंगा, अभी मैं आपको टेंशन मत लो, ठीक है। ओके सो ये कंडीशन को डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दैट्स व्हाई उसी के बाद न्यूमेरिकल करेंगे। फिर एक पावर का छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है, क्योंकि पावर फैक्टर तो ऑलरेडी हमें पता ही है क्या होता है। तो पावर का फॉर्मूला यूज करके हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। हर कैटेगरी क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, विदाउट फियर, है कि नहीं? हेलो डियर, विदाउट फियर वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ। ओके तो चलो देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कंडीशन, ठीक है, अभी बताया कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस इन LCR सर्किट। तो LCR सर्किट में हम रेजोनेंस की कंडीशन की बात कर रहे हैं बॉस। और अभी मैंने आपको बताया रेजोनेंस तभी होगा LCR सर्किट में जब इंडक्टिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस के इक्वल हो जाएगा। मतलब इट मींस 5 फेज एंगल यहां 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं इस कंडीशन को, Z इक्वल टू क्या होता है, Z होता था अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये हो गया बराबर, और ये डिफरेंस है तो 0। तो Z केवल एंड केवल अंडर रूट R स्क्वायर के बाहर R आएगा, यानी नेट इंपीडेंस, नेट रेजिस्टेंस, यू कैन से नेट रेजिस्टेंस और इंपीडेंस इस सर्किट का केवल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। यानी ये पूरा सर्किट RLC सर्किट एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है। मतलब इट विल एक्ट, है ना, इट विल एक्ट एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। आपको लगेगा कि RLC सर्किट में L भी है, C भी है, R भी है, लेकिन सर्किट R की तरह बिहेव कर रहा है और L और C वहां पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। समझो बात को यार, मतलब सर पहचानेंगे कैसे? एक कंडीशन ये बता दी, दूसरी कंडीशन ये बता दी, उससे होगा क्या, Z R के इक्वल हो जाएगा। उससे क्या होगा, अगर आप नेट वोल्टेज देखें तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें जो नेट वोल्टेज है, चूंकि VL इक्वल टू VC, इसका मतलब अगर XL इक्वल टू XC है तो यहाँ पे VL इक्वल टू VC भी तो होगा, और जो नेट वोल्टेज होगा आपका वो VR रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसी के इक्वल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन है कि किसी भी गिवन क्वेश्चन में आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे पहचानेंगे कि यार रेजोनेंस RLC सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है, या तो XL इक्वल टू XC होगा या VL इक्वल टू VC होगा। मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस और इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो जाए तो समझ जाना रेजोनेंस। अगर ये दोनों एब्सेंस है तो फेज एंगल उस RLC सर्किट में 0 है, तो रेजोनेंस की कंडीशन है कि नहीं, रेजोनेंस। और इसका मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब, रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस का मतलब होता है इन RLC सर्किट या LCR जो भी बोलो सर्किट, जो करंट होती है वो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को अचीव करना चाहती है, अपने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को करंट को वो अचीव कर लेती है। मैक्सिमम पॉसिबल जो करंट है वो कितनी हो सकती है, देखो अभी हमने निकाला था करंट की वैल्यू, मैक्सिमम करंट की वैल्यू आई थी V0 बाई Z, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो Z की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई यहाँ पे, तो Z तो यहाँ बचा ही नहीं, Z तो बचा केवल R, यानी ये जो वैल्यू है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगी जिसमें जो पॉसिबल करंट होगी, एंड दैट वुड बी इक्वल टू दिस। यानी जब भी कभी मैक्सिमम करंट इन रेजोनेंस निकालनी हो तो V0 जो उसका मैक्सिमम वोल्टेज होगा केवल रेजिस्टेंस से डिवाइड करना होगा। हमें L और C से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है, तो ये करंट बनेगी, ठीक है, ये करंट बनेगी। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर आपने इसका बनाना है, आपने इसका बनाना है ग्राफ, है ना, करंट का मैक्सिमम करंट जो I0 पीक करंट है उसकी भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, वो I max हो सकती है। भाई ये पीक करंट तो है, लेकिन मैक्सिमम कितनी हाई करंट ये अचीव कर सकता है वो इतनी, और यहां से निकाल सकते हो। तो देखो अगर ग्राफ बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे I0 लिखा मैंने, यहां मैंने लिखा ओमेगा, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी के। तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसे 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 से पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम यहाँ पीक पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इसका, ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, ये मैक्स वैल्यू होगी। और ये कहां पे होगी पता है आपको, ये कहां होगी, जब आपकी एसी की फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए जिसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे दोनों इक्वल होते हैं, मतलब उसको बोलते हैं ओमेगा नॉट, यानी इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी,
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इसको नाम दिया गया है। ये तब होगी मैक्सिमम जब ये वाली फ्रीक्वेंसी इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको निकाल कैसे सकते हैं, एक्सएल इक्वल टू एक्सी से। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछेगा, इस पे क्वेश्चन आने के काफी चांस है। तो एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा इधर लेके आओ, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई एल सी, तो ओमेगा हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट एल सी, और ये तो आ गई इसकी रेडियन पर सेकेंड में। ओमेगा को अगर आप लिख सकते हो 2 बाई एफ, तो ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी, और इसी को आप लिख सकते हो एफ इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 बाई एल सी। एफ नॉट लिखो इसको, अब एफ नॉट लिखो, अब इसको एफ नॉट लिखो, अब इसको डब्ल्यू नॉट लिखो इसको, ठीक है। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो एफ नॉट जो है 1 बाई 2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी है, जो एल और सी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाई अंडर रूट एल सी, मतलब F1 F2 अलग अलग कंडीशन में कैन बी रिटन एज अंडर रूट में L2 बाई L1 इंटू C2 बाय C1। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि L को चेंज कर दिया, C को चेंज कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी इतनी थी, अब बताओ कितनी हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अदरवाइज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके सामने है। और ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरिएशन है ये, मैक्सिमम पॉसिबल करंट कहां मिल रही है, रेजोनेंट में मिल रही है। कंडीशन क्या है रेजोनेंस की, एक्सएल इक्वल टू एक्सी होना चाहिए, या वीएल इक्वल टू वीसी होना चाहिए, या फेज डिफरेंस उनका 0 होना चाहिए। तो दिस इज वेरी ऑसम, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कंडीशन में टोटल इंपीडेंस केवल आर को रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, बस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है वो रेजोनेंस कंडीशन पे, ठीक है। और मैक्सिमम पॉसिबल करंट हम यहां से निकालते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो ये देख के पता चल जाएगा आपको, क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल जाएगा, इस सिचुएशन को आप आराम से बता सकते हैं। एक और बेहतरीन ग्राफ बना रहा हूं, एक नहीं एक्चुअली 2 ग्राफ बता रहा हूं, डिक्टो आ सकते हैं एग्जाम में अगर ग्राफिकल क्वेश्चन आया, डिक्टो एज इट इज। अच्छा सर ऐसी बात कर रहे हो, उसके बाद न्यूमेरिकल करूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल करूंगा और आपको सिखाऊंगा मस्त तरीके से। और उसके बाद आप क्वेश्चन को ना बहुत इजीली सीख सकते हैं, बहुत इजीली। देखो सारे कंसेप्ट हमने देख लिए, बस 2 ग्राफ देख लेते हैं फटाक से। ओके ओके बॉस, तो यही सो हियर वी गो, जल्दी से देख लेते हैं क्या है 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ। देखो एक नॉर्मली ग्राफ हमने देख लिया, वो तो हमें पता भी होता है, ठीक है। तो जो इसमें पहला ग्राफ है, ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर ओमेगा के रिस्पेक्ट में ही निकालना है। अगर फेज डिफरेंस का ग्राफ पूछ बैठे ओमेगा की रिस्पेक्ट में, तो ध्यान देना भाई, ग्राफ कुछ यहां से चलेगा नेगेटिव से -π/2 से, ठीक है, ठीक है, -π/2 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि RLC सर्किट है। इंडक्टर के केस में π/2, कैपेसिटर के केस में भी π/2। इंडक्टर के केस में जो फेज डिफरेंस क्रिएट होता है वोल्टेज π/2 आगे चलता है, कैपेसिटर के केस में π/2 पीछे चलता है। समझ गए बात? तो इस तरीके से आपका ग्राफ आपको नजर आएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका π/2 पॉजिटिव में जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, दिस इज π/2 इन पॉजिटिव, राइट। तो इस तरीके का ग्राफ आपको यहाँ पे नजर आएगा। ग्राफ यहां से चलेगा, फिर ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये पॉजिटिव में π/2 और इधर नेगेटिव में फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। एक ग्राफ एज इट इज याद रखना, एज इट इज आपसे पूछा जा सकता है, कोई पंगे वाली बात है नहीं बेसिकली। अच्छा सर ठीक है, दूसरा ग्राफ क्या होगा सर? फिर दूसरा ग्राफ हम देखेंगे रेजिस्टेंस यानी इसके इंपीडेंस के बिटवीन ओमेगा के साथ। याद करो उसका इंपीडेंस अभी अभी आया था निकल के, Z इक्वल टू अंडर रूट में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और माइनस आर का स्क्वायर। लेकिन हम रेजोनेंस पे बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाता है, तो जेड हो गया आपका आर। तो इसका मतलब जेड की वैल्यू आर के इक्वल है, यानी ये जेड की मिनिमम वैल्यू है, याद रखना। यानी रेजोनेंस पे जो इंपीडेंस होता है वो मिनिमम होता है, और जब इंपीडेंस मिनिमम हो जाए तो जो करंट होती है वो मैक्सिमम करंट डिलीवर करता है। रेजोनेंस पे आरएलसी सर्किट मैक्सिमम करंट डिलीवर करता है, जो हमने निकाली है जेड यानी वी नॉट बाई आर। तो जब जेड देखो, जब जेड कम तो आई तो ज्यादा हो गई ऑब्वियसली, तो जेड मिनिमम आर के इक्वल होता है। तो इस केस में इसका ग्राफ कुछ ऐसा आपको बनता हुआ दिखाई देगा, कम होगा कम होगा कम होगा, इस पॉइंट पे आके सबसे कम हो जाएगा, और ये जेड की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है जेड की, ध्यान से देखेंगे आप, सबसे कम। और यहाँ फ्रीक्वेंसी वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, और उसके बाद ये बढ़ता है, ठीक है। ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ये 2 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी जो उसके एंगुलर है, और यह फेज डिफरेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इससे पहले करंट का बताया था मैंने, इससे पहले आपको करंट का बताया था, समझ गए? तो ये 2 ग्राफ आपके दिमाग में बिल्कुल वेरी क्लियर होने चाहिए, एक्चुअली वेरी क्लियर, ठीक है बॉस। और यहीं पे बता देता हूं मैं, यहीं पर, ठीक है, यहीं पे बताता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चन इजीली क्रैक कर सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन। बता दूं क्या? चलो आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन इसका करा देता हूं, ठीक है, उसके बाद आगे ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्या करेंगे, अदरवाइज सारी चीजें वहां पे कवर अप कर लेंगे। होप सो आप समझ गए होंगे इसके सारे कंसेप्ट क्या है वो समझाना मेरे को बहुत जरूरी था। कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 क्वेश्चन करा देता हूं, आपको सारे फंडे हो जाएंगे क्लियर कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पे 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, और लास्ट के लेक्चर में जितने भी छूटे हुए कंसेप्ट है, पावर का है, वाटलेस करंट का है, क्वालिटी फैक्टर, ट्रांसफॉर, ये सारे हम कवर
करेंगे विद ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कुछ कंबाइंड टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी कर लेंगे, बाकी तो आप प्रैक्टिस करोगे यार, आप भी तो करोगे ना यार मेरे साथ साथ, लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपने करनी है। PYQs ऑलरेडी चल ही रहे हैं, टॉप 10 वो मैं करा ही रहा हूँ, बाकी जो छूटेंगे वो आप करते रहेंगे, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से आपने कवर अप करना है, राइट। तो सो हियर वी गो, देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। दिस इज द सर्किट। पहले सर्किट को देखो, आप पहचान लो। एग्जांपल नंबर 1 ले लिया, 2 एग्जांपल मैं यहाँ पे करूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे, टॉप 10 न्यूमेरिकल में भी कवर अप करेंगे, जिससे हर कैटेगरी का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उससे पहले यहाँ पे आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना, फॉर्मूले को अप्लाई करना, एटलीस्ट ये पता चल जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, सबसे पहले देख लो ये है क्या भाई। इसमें एक बैटरी लगी है, बैटरी मतलब एसी सोर्स लगा है, उसके साथ रेजिस्टेंस है, फिर उसके कैपेसिटर भी है, फिर इंडक्टर भी है। तो यार ये तो RLC सर्किट है, पहले तो पहचान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है फाइंड, है ना, एक्सएल की वैल्यू कितनी है, XC की वैल्यू कितनी है, ठीक है, Z की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। नेट आई मैक्सिमम करंट कितनी है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं, फेज एंगल वगैरह सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपने रीड करना होगा, समझना होगा कि क्या है भाई इसकी कहानी, कैसे करना है भाई। आपने देखो ये है AC सोर्स आपका, ठीक है सर, और V इक्वल टू है 20 cos 2000t, समझना, यानी जो AC सोर्स का वोल्टेज दे रखा है वो दे रखा है 20 cos ऑफ 2000t है, ये दे रखा है। तो यार ये इसकी ओमेगा हो गया, ये तो हो गया ओमेगा 2000 रेडियन पर सेकंड, ठीक है सर। और ये इसका पीक वोल्टेज हो गया जी V0, लेट्स सी, ठीक है, कूल। अब क्या बचा है, अब हमें पता है, मान लिया करंट यहां से चली, ये करंट ऐसे गई, इससे गई, इसमें 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 इसमें। अगर एक चीज ध्यान से देखें आप, यहाँ पे ये R है रेजिस्टेंस 6 ओम, लेकिन कैपेसिटर दे रखा है माइक्रो फैराड, मतलब ये तो C की वैल्यू है, और इंडक्टर कॉइल के ऊपर लिखा है मिली हेनरी, हेनरी मतलब ये तो L की वैल्यू है, लेकिन इसके ऊपर लिखा है 4 ओम, मतलब इसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है। मतलब इस पूरे सर्किट में एक रेजिस्टेंस नहीं, 2 है, 6 भी है और 4 भी है, तो इसका रेजिस्टेंस टोटल होगा 10 ओम। 10 ओम अगर इसका रेजिस्टेंस दे रखा है तो दिस प्लस दिस, तब रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा। ये इसका एडिशनल पॉइंट जो क्वेश्चन में गिवन है, जो मिस कर जाते हैं पढ़ते हुए, ये ध्यान रखना है आपने। तो रेजिस्टेंस ये है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं L की वैल्यू बताऊं तो L की वैल्यू है 5 मिली हेनरी, ठीक है। अगर C की वैल्यू बताऊं तो 50 माइक्रो फैराड। तो ये डेटा गिवन है, आपको ध्यान से समझना बॉस, नॉट 6 ओम ओनली, 6 + 4 दैट इज 10, क्योंकि सीरीज ही तो है, सीरीज ही तो है यार। अब कुछ भी पूछे, देखो एक्सेल पूछे, एक्सेल, तो एक्सेल कैसे निकालेंगे, वो ओमेगा L से। तो ओमेगा कितना है 2000, L कितना है, L ये रहा 5 × 10⁻³ मिली का मतलब -3। तो यहां से सॉल्व कर लेना, 5 × 2 10, और 10 पहले से ही है तो -3, देखो इन 3 से कैंसिल, तो ये आ गया 10 ओम। एक्सेल की वैल्यू आ गई 10 ओम, चेक करें आप, एक्सेल की वैल्यू आ गई 10 ओम। अगर आपसे पूछ रहा है XC निकालो जी, XC 1/ω/C होता है, तो XC आ जाएगा 1/ω है 2000, C कितना है कैपेसिटर 50 माइक्रो, 50 × 10⁻⁶, तो XC कितना आएगा, देखो 2, ये भी देखो 1 0 2 3 4, ये 4 0 कैंसिल 10, तो 10, 5 × 2 10, और 4 0 कैंसिल तो -2, तो एक और कैंसिल, तो ऊपर जाके 10 ओम, ये भी आ गया 10 ओम, XC भी आ गया 10 ओम। इसका मतलब समझ रहे हो, ओ माय गॉड, इसका मतलब समझ रहे हो कि यार XL की वैल्यू भी 10 ओम और XC की वैल्यू भी 10 ओम। इसका मतलब यहां पर XL = XC रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस की कंडीशन है, ये रेजोनेंस की कंडीशन है, ये तो रेजोनेंस की कंडीशन है। देखो ये स्मार्टनेस है क्वेश्चन की, कि जब तक आप XL XC नहीं निकालोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो XL XC नहीं दे रखे थे, R C वगैरह ये सब दे रखे थे। तो इससे आपको पता चलेगा पूछा क्या है, 10। हाँ, हमने हमारे से पूछा है सबसे पहले मैक्सिमम करंट निकालो, जेड तो आ ही गया, जेड तो आ ही गया, ठीक है। अगर जेड पूछ रहा है, एक्सएल भी आ गया, एक्सी भी आ गया, जेड निकाल दो। एक्सएल ये तो जब रेजोनेंस होता है तो जेड किसके इक्वल होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना है इस पूरे सर्किट का, अगर ये ना होता 4 तो 6 होता, लेकिन 4 भी है तो 10 ओम, तो 10 ओम। और अगर आपसे पूछे पीक करंट तो होगी V0/Z, और V0/Z है 10, और V0 कितना है 20, तो 20/10, तो I0 आपका मैक्सिमम पॉसिबल करंट आ गई 2 एम्पियर। इतनी मैक्सिमम करंट होगी इसके पास इस कंडीशन में। तो ऑसम है कि नहीं है, तो आपको पहले बनाना चाहिए, आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्या है इसकी कहानी और कैसे आपने इसको क्रैक करना है कि नहीं बॉस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कंडीशनली चीजों को समझना है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे यार, है ना। और देखो चूंकि एक्सेल = ऐसे हो रहा है, और हमें पता है रेजोनेंस में, है ना, इन रेजोनेंस, ठीक है, इन रेजोनेंस जो फाई होता था, मैंने लिखा था 0 है, तो उसका पावर फैक्टर कितना होगा, cos 5, तो cos 5 cos 0 यानी 1, यानी याद रखना RLC सर्किट में पावर फैक्टर हमेशा 1 होगा। RLC सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर हमेशा 1 होगा, यानी मैक्सिमम
पावर फैक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिला। इसका मिनिमम, इसका मतलब क्या होगा, पावर से आप डिनोट कर सकते हो, लॉस हो रही है कितनी, मैक्सिमम पावर लॉस हो रही है, क्या हो रही है, वो सब आप बता सकते हो। तो यही सो इतना कर लेते हैं यार, काफी हो गया। मेरे ख्याल से आप लेक्चर को एंजॉय करें, आप इसके सारे कंसेप्ट देखें और जो मैक्सिमम पॉसिबल न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट टाइप के हर कैटेगरी को टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको मिल जाएंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपका टाइम भी बचेगा, लेंथ भी कम हो जाएगी वीडियो की, और आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस आप करना, मस्त तरीके से करना, खुद क्वेश्चन खुद भी करना। लास्ट लेक्चर में आपको बाकी रिमेनिंग सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे और एक एक उनके क्वेश्चन, दो उनके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो यार फंडे एकदम क्लियर हो जाएंगे। और टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, टॉप 10 से लेकर टॉप 15 तक की बात मान के चलो आप, ठीक है, उनको जरूर करना, क्योंकि उसमें सारे पीवाईक्यूज है, जो पॉसिबल पीवाईक्यूज है हमारे नीट के, जेईई मेंस के, आईआईटी के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके एग्जाम में फर्दर रिपीट हो सकते हैं, उनके कंसेप्ट का यूज करके मस्त तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप पॉजिटिव के साथ अपनी मेहनत करते रहेंगे, डरेंगे नहीं, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे, हिम्मत नहीं हारनी है बस, ठीक है। हम साथ में, हम सब साथ में, ठीक है। ओके गाइस, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।